अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत इस्तेहकाम के लिए माशी इस्तेहकाम हुकूमती पॉलिसीज़ का महवर। धरनों ने तरक्की को बहुत नुकसान पहुंचाया। इक्तिसादी इशारियों में नुमायां बेहतरी हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम इक्तिसादी तरक्की का रोड मैप है। पुरुम्मीद है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। तमाम वजारतों में शफाफियत के लिए ई गवर्नेंस का फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दों और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। पाक फौज के अफसर और जवान अपने खून से अमन की आबियारी कर रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशत गर्दों को वापस लाने वालों ने अमन व इस्तेहकाम को दाव पर लगाया। नया साल वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली की नवीद साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आए। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा। मुश्किलात के हल के लिए दिन रात काम किया। इंशाअल्लाह अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आज से आगाज। वफाकी काबीना ने सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी की उसूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर बंदरगाह से मुतालिक गुज़श्ता 3 माह में पब्लिक सेक्टर दरामदात पर तफसीलात तलब कर ली। आलमी सतह पर दरीना तनाज़ात, जंगें, असलहे की दौड़ समेत कसीरुल जहती चैलेंजेस। पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। गजा में जंगी जराए, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और दीगर तनाज़ात आलमी बरादरी के लिए अहम चैलेंज। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनियत की मुद्दत के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट ने नया संग मील उबूर कर लिया। इंडेक्स 1,17,341 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 1,17,008 पर बंद। वज़ीर आला पंजाब का पायदार तरक्की के जामे मंसूबे उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और टीम को खराज तहसीन। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। पायदार अमन और तरक्की का अमल पॉलिसीज के तसलसल और इस्लाहात से मुंसलिक। वक्त जाया किए बगैर खुशहाली की मंजिल हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत से वसाइल से नवाजा। माजी की गलतियों से सीखते हुए इज्तिमाई काविशों को बुरे कार लाना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का 7वीं ज़राअत शुमारी की तकरीब से खिताब। बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। गवादर समेत दीगर पोर्ट्स की बेहतरी के लिए इकदामात नागुज़ीर। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की बंदरगाहों पर। चीन को पाकिस्तान की पोर्ट्स के करीब इंडस्ट्रीज लगाने का कहा है। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलव्वस। FIA एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI,
5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल बरतरफ। गफलत बरतने में मुलविस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं, DGFIA। जिला कुरम में अमन के लिए मुआहिदा तय पा गया। दोनों फ्रीकैन के 14 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत। इलाके में अमन के लिए मुआहिदा कलीदी अहमियत का हामिल। अमन ग्रैंड जिरगा कमिश्नर कोहाट मोहतसिम बाला की क़यादत में हुआ। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का जिनाह पार्क से सूबाई असम्बली तक एहतजाज। असम्बली रोड दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी, कैदियों की गाड़ियां और वाटर कैनन मौके पर मौजूद। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। दस्तावेजात का तबादला जौहरी तनसीबात के खिलाफ हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत हुआ। दोनों मुल्क 1 जनवरी 1992 से फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के इंतहा। गुज़श्ता साल रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान 101 बेगुनाह कश्मीरी शहीद, 50 अफराद को जाली मुकाबलों और दौरान हिरासत बहिमाना तशद्दुद के जरिए शहीद किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के कारकुनों, तलबा और वकला समेत 3500 अफराद गिरफ्तार, कई खवातीन भी शामिल। मकबूजा वादी में बदस्तूर मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। वज़ीर दाखिला भी हलाकतों में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकिशाफ कर चुके। अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल किए। वाशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ। सिफारती माहिरीन का अक़वाम आलम को भारतीय जारहियत, दहशतगर्दी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। नए साल के आगाज पर भी इजरायली बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। गजा में जबालिया पनागज़ीन कैंप के करीब इजरायली बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में सेहत का निज़ाम तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा। शिमाली गजा में मुहासरे की वजह से खौफनाक तबाही। हंगामी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। कौमी क्रिकेटर्स का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। Game, set the match, team. और यूनाइटेड कप टेनिस, इटली और अमेरिका की क्वार्टर फाइनल्स में रसाई। फ्रांस को 3-0 से इटली ने शिकस्त दी। अमेरिका की क्रोएशिया के खिलाफ भी 3-0 से कामयाबी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में शामिल करेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स भी, लेकिन पहले एक ब्रेक। साथ ही ये है पाकिस्तान, ख्वाब, सलाहियतों और मेहनत का गहवारा। उड़ान पाकिस्तान 5 E's फ्रेमवर्क पर मबनी एक नया अज़म, एक नया जुनून। तरक्की की राहों पर आलमी मंडियों में मेड इन पाकिस्तान मयार और जिद्दत की अलामत। डिजिटलाइजेशन, जदीद टेक्नोलॉजी, ग्रीन तवानाई, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, खुराक में खुद किफालत और हर तरह की माशरती तफरीक से मावरा। तमाम शहरियों के लिए तरक्की और रोजगार के मसावियाना मौक़े। नौजवानों का आज़म, खवातीन का हौसला और कौम की यकजहती, यही है तरक्की का राज। आए सब मिलकर उड़ान पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलें, एक रोशन, खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए।
वजारती मनसूबाबंदी तरक्की और खुसूसी इकदामात हुकूमत पाकिस्तान। एम टैग के बगैर गाड़ी अब पड़ेगी जेब पर भारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामयाब अमल दरामद के बाद एम टैग का इतलाक मुल्क की तमाम मोटरवेज पर कर दिया गया है। एम टैग के बगैर मोटरवेज पर दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियां इजाफी टोल टैक्स अदा करेंगी। 31 जनवरी 2025 तक एम टैग मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। एम टैग लगवाने के लिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और शनाख्ती कार्ड के हमरा तशरीफ लाएं। मजीद मालूमात के लिए 1313 पर कॉल करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले कुछ बात हो जाए विफाकी काबीना के इजलास और वज़ीर आज़म के खिताब की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत में इस्तेहकाम लाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से इक्तिसादी सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि धरनों की सियासत करने वालों ने मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में 72 अरब रुपए के इजाफी महसूलात हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी के अक्कास हैं। तफसील बताएंगी मरियम मलिक। साले नौ के आगाज के साथ ही पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जामे इकदाम कर रहे हैं। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। यही कारकर्दगी रही तो तरसीलात ज़र का 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेहकाम जो है स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ई गवर्नेंस के हवाले से तमाम वजारतें इक़दाम कर रही हैं। इस ज़मन में अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी और तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। गुज़िश्ता 9 माह में इक़्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। ADR की मद में जो एक एफर्ट हुई है और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। अर्ली रिजल्ट्स ये आए हैं। जो टाइम है कंटेनर्स की उनकी इंस्पेक्शन का, उसमें 39% कमी आई है और जो कारोबारी हजरात हैं उनको 89% रिलीफ मिला है। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत में इस्तेहकाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तेल और अफगानिस्तान में चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम की खातिर खा नताइज सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत में इस्तेहकाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तेल और अफगानिस्तान में चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर खा नताइज सामने आए हैं। जीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफगानिस्तान। इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स अमंग्स अदर फैक्टर्स के हमें स्पेस मिली और शुगर हमने एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। तेल की जो स्मगलिंग है उसमें भी काफ़ी रिडक्शन हुई है और उसके नुमायाँ उसके जो इशारे हमारे पास हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि धरनों की सियासत करने वालों ने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों को वापस लाने वालों ने मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को दाव पर लगाया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियां काबिल सताइश है। शुहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि नया साल पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने काबीना को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की 2 साला मुद्दत का आगाज़ आज से हो रहा है। काबीना ने सफारती महाज पर इस बड़ी कामयाबी को सराहा। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि गवादर बंदरगाह से पिछले 3 माह में होने वाली सरकारी शोबे की दरामदात की तफसील काबीना के अगले इजलास में पेश की जाए। इजलास में काबीना डिवीजन सेक्रेटेरिएट की सिफारिश पर टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम पर कानून साजी समेत वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान की बैरून मुल्क बतौर प्रेस ऑफिसर तैनाती के हवाले से कवायद व ज़वाबित और वजारत कौमी सेहत की सिफारिश पर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ठट्टा की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी दी गई। वजारत कौमी सेहत की सिफारिश पर ज़िंदगी बचाने वाले आलात की कीमतों के तयन के लिए कमेटी की तश्कील नौ और वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की सिफारिश पर नेशनल फूड सेफ्टी
اینیمل اینڈ پلانٹ ہیلتھ بل کو پارلیمنٹ بھیجنے کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 18 دسمبر 2024 کے اجلاس کے فیصلوں سمیت کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ملکیتی ادارہ جات کی 24 دسمبر 2024 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کر دی ہے۔ اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مہنگائی کی شرح 81 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ صارفین کے لیے عمومی مہنگائی کی شرح دسمبر 2024 میں 4.1% کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کریں گے شاہ رخ شفیع۔ ادارہ شماریات کے مطابق 81 ماہ کے بعد پہلی بار مہنگائی کی شرح کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ دسمبر میں صارفین کے لیے قیمتوں کا عمومی اشاریہ یعنی CPI 4.1% ریکارڈ کیا گیا، جو نومبر میں 4.9 اور گزشتہ سال دسمبر میں 29.7% تھا۔ شہری علاقوں میں صارفین کے لیے قیمتوں کا عمومی اشاریہ دسمبر میں 4.4% کی سطح پر ریکارڈ کیا گیا تھا، جو نومبر میں 5.2% اور گزشتہ سال دسمبر میں 30.9% تھا۔ ہول سیل پرائس انڈیکس دسمبر میں 1.9% ریکارڈ کیا گیا، جو نومبر میں 2.3%، جو دسمبر 2023 میں 27.3% تھا۔ بجلی کے نرخوں میں 5.68% اور تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں 0.06% کی کمی ہوئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آنا خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے اڑان پاکستان جیسے منصوبوں کا آغاز کیا۔ یہ منصوبہ پاکستان کو دنیا کے صف اول کے ملکوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے۔ 24 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کے دوسری بہترین مارکیٹ بن چکی ہے، جبکہ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13% پر آ گیا ہے۔ حکومتی ٹیم نے عوام کی مشکلات کے حل کے لیے دن رات کام کیا اور ٹیم کی محنت سے معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر درینہ تنازعات، جنگیں، اسلحے کی دوڑ سمیت متعدد چیلنجز درپیش ہیں۔ پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی 2 سالہ غیر مستقل رکنیت کی مدت کے آغاز پر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی امن اور استحکام کے لیے ہمیشہ سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور دیگر تنازعات عالمی برادری کے لیے اہم چیلنج ہیں۔ Pakistan is assuming its role in the UN Security Council at a time when we are confronted with many unprecedented challenges. Situations of conflict and continued foreign occupation defy the promise of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war and guarantee self-determination. Long-standing unresolved disputes from Jammu and Kashmir to Palestine continue to simmer. The ongoing situation in Gaza, including the blatant war crimes and acts of genocide being committed against the innocent Palestinians, represents a crisis of credibility for the United Nations Security Council. The painstakingly built arms control regimes appear to be crumbling, intensifying arms races in the nuclear and conventional domains. The Security Council bears the primary responsibility in addressing these increasingly complex and interconnected challenges. We look forward to playing a constructive role in bridging existing divides, fostering consensus, and upholding the Council's mandate in accordance with the UN Charter. اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس کی تیاری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ 11 سے 12 جنوری تک پاکستان کی میزبانی میں مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کی تیاری کمیٹی کے اجلاس میں وزیر امور نوجوانان رانا مشہود احمد خان، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات امبرین جان، چیئرمین CDA وزارت خارجہ اور وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ امور کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے سماجی اور معاشی فوائد، حائل رکاوٹوں اور تعلیمی مساوات پر گفتگو ہوگی اور جامع ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔
साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान, इंडेक्स 1,17,341 की नई बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सुहेल जमाली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स ने एक मरतबा फिर 1,17,000 की नफसियाती हद अबूर की और 2100 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से बुलंद तरीन सतह 1,17,322 पर पहुंच गया। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत की मजबूत माशी पॉलिसियों, सरमाए की गर्दिश, पॉलिसी रेट में कमी और बेहतर कारोबारी हालात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। इकॉनमी अगर खुलती है, जितनी ज़्यादा एक्सेस टू ट्रेड अगर मिलता है तो वो सारे मुस्बत होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंप्रूव होते हैं। स्टॉक मार्केट के माहिरीन कहते हैं कि तमाम मुआशी इंडिकेटर मुस्बत होने से मार्केट का हजम बढ़ रहा है। SIFC की मुआवनत से IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी बढ़ने से मईशत पर शानदार असरात मुरतब हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसमें हमारे फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त मुस्तहकम हो चुकी है। अब हमें टेक ऑफ करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक्सपोर्ट हमें करनी होगी। कारोबार के दौरान सीमेंट, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के सौदों में तेजी देखी गई। आज स्टॉक मार्केट में 95 करोड़ से जायद शेयर्स के कारोबार की मालियत 46 अरब 44 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। मार्केट में 461 कंपनियों के कारोबार में 258 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 160 में कमी, जबकि 43 कंपनियों के शेयर्स की कीमत मुस्तहकम रही। बैरूनी सरमायाकारी, मुआशी शरह नमू, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफे के साथ मुआशी और सियासी इस्तेहकाम से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तरक्की की नई मनाजिल की जानिब रवां है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और स्टॉक एक्सचेंज के बाद बात करते हैं SIFC के वन विंडो प्लेटफॉर्म की, जिसके जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौके बढ़ाना SIFC के अहदाफ में शामिल है। SIFC की मुआवनत से सऊदी सरमायाकारों के वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें $2.8 अरब के समझौतों पर दस्तखत हुए। मौजूदा माली साल के इब्तदाई 4 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 32.3% इजाफा हुआ, जबकि तवानाई के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी 120%, जबकि दीगर अहम शोबों में 41% इजाफा हुआ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 31.65 अरब की तरसीलात ज़र भेजी गई। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ और मईशत मुस्तहकम रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत और IPPs के दरमियान अहम उमूर पर इत्तेफाक से कौमी खजाने को 300 अरब रुपए तक बचत मुतवक्के है। – 2024 में खातिर खा सरमायाकारी और जरूरी इस्लाहात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी हुई है। गुज़िश्ता साल तवानाई के शोबे में होने वाली अहम कामयाबियों के बारे में जानते हैं फहद अजीज से। साल 2023-24 के दौरान विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की हैं, जिनमें तवानाई का शोबा सरे फहरिस्त है। हुकूमत के मौसर इकदामात के बदौलत बिजली की कीमतों में बतदरीज कमी आई है। बिजली की औसत कीमत में 4.6 रुपए की कमी के साथ जून 2024 में 48.7 रुपए फी यूनिट से कम होकर 44.04 रुपए फी यूनिट हुई। हुकूमत ने सनती शोबे से 150 रुपए के क्रॉस सब्सिडियों का खात्मा किया, जिससे पाकिस्तान में सनती तरक्की और रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से सर्दियों में आवाम को बिजली सहूलत पैकेज के तहत बड़ा रिलीफ फराहम किया गया। पैकेज में घरेलू और सनती सार्फिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट के खसूसी शरह मुतारिफ कराई गई। पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन को 11.42 से 26 रुपए फी यूनिट तक की बचत होगी। बलोचिस्तान में पानी की किल्लत एक अहम चैलेंज था। विफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान में 27,000 ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए हिकमत अमली तैयार की है। 55 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा बलोचिस्तान के ज़री शोबे में इनकलाब लाएगा। हुकूमत IPPs के हवाले से भी अहम इकदाम कर रही है। 8 बेगसे पर मबनी IPPs के साथ मुआहदे से सालाना 8 अरब 82 करोड़ रुपए और मुल्की खजाने को 2 अरब 38 करोड़ रुपए की बचत होगी। पावर सेक्टर में तरसीली मसाइल के साथ साथ रिकवरीज पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमत 2.2 ट्रिलियन रुपए के गर्दशी कर्जे के बोझ को कम करने के लिए कोशां है। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान शामिल करते हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है।
پائیدار ترقی کے جامع روڈ میپ اڑان پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ ترقی صرف مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کی آبادی کی استعداد اور میسر وسائل کا بہتر استعمال ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان کی اڑان میں حائل ہونے والے عوام کے دشمن ہیں۔ ترقی کی راہ میں حائل ہونے والوں کو قوم برداشت نہیں کرے گی۔ ادارہ شماریات کے تعاون سے 7ویں زراعت شماری کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ زراعت شماری 10 فروری تک مکمل کر لی جائے گی۔ اسی حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں محمد فیصل راؤ کی۔ زراعت شماری کا مقصد جامع اور مستند معلومات اکٹھی کرنا ہے تاکہ پالیسی اور منصوبہ بندی کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر و منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم جدید طریقہ کار کو بروئے کار لا کر پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ زراعت پاکستان کا ایک بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں زراعت کے شعبے میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ نہ صرف پیداوار کو بڑھانا ہے بلکہ پیداواریت کو بھی بڑھانا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ ڈیٹا ہے، وہ سٹیٹسٹکس ہیں۔ جب تک وہ ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوگا ہم کسی قسم کی سائنٹیفک پلاننگ نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پائیدار امن اور ترقی کا عمل پالیسیوں کے تسلسل سے منسلک ہے۔ ہمیں خوشحالی کی منزل حاصل کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان اور دیگر کامیاب ملکوں میں فرق یہ تھا کہ ان ملکوں نے امن کے ساتھ، پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ اور اصلاحات کے راستے پر چل کے اپنے ملکوں کی قسمت بدلی۔ ہم اس ملک کے اندر فساد اور رسہ کشی کی سیاست میں الجھے رہے۔ اب ہمارے پاس مہلت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے تجربے کریں۔ وفاقی وزیر کو 7ویں زراعت شماری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آخر میں بہترین کام کرنے والے فیلڈ سٹاف کو شیلڈز دی گئیں۔ محمد فیصل راؤ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی کی صدارت کی۔ اجلاس میں چینی کے ذخائر اور قیمتوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر صنعت رانا تنویر حسین، وزیر مملکت خزانہ علی پرویز مالک اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں چینی کے ذخائر کی درست نگرانی اور برآمدات کے لیے بروقت فیصلوں پر زور دیا گیا۔ احسن اقبال نے زرعی صنعت کی ترقی کے لیے 10 سالہ ماسٹر پلان بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا چینی پیدا کرنے والا ملک ہے، تاہم پیداوار کی شرح میں بہت پیچھے ہیں۔ اجلاس میں فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے حکومتی پالیسیز کے تحت چینی کی برآمدات بڑھانے اور مقامی سطح پر قیمتوں میں استحکام پر زور دیا۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ نے کہا ہے کہ 2024 میں کراچی کی بندرگاہ اور پورٹ قاسم کی سالانہ آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھائیں گے حسن ریاض کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ نے کہا کہ کراچی کی بندرگاہ پر آنے والے بحری جہازوں کی تعداد میں پچھلے 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وسطی ایشیائی ملکوں کی تجارت کے حوالے سے پاکستانی بندرگاہوں کی بہت اہمیت ہے۔ سینٹرل ایشیا کا سب سے کمپیٹیٹیو جو ہے، سب سے بہتر سستے کاسٹ پہ ہمارے یہاں سے گیٹ وے سے مال جا سکتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کی اہمیت ریسنٹلی بہت بڑھ گئی ہماری پورٹوں کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی 95% تجارت 2 بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ گوادر میں سیکورٹی کے انتظامات بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کے لیے پوری گوادر پورٹ پہ پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نے 60% یہ فیصلہ کیا، حکومت نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے پوری پبلک سیکٹر کی امپورٹ ایکسپورٹ کا لازمی 60% گوادر سے آئے۔ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان روایتی تعلقات ہیں۔ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی سے 2 طرفہ تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایک اور اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کی دوسری بیٹھک کل ہوگی۔ بات چیت کے لیے حکومت کی جانب سے 10 رکنی جبکہ اپوزیشن کی جانب سے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ 23 دسمبر کے اجلاس میں ہونے والے اتفاقی رائے کے مطابق حزب اختلاف مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے لیے اپنا تحریری موقف پیش کرے گی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स का बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी फीचर्स के तहत बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा है कि इन इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ये इक़दामात बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड्स, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने सदर उस्मान शुएब की क़यादत में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से मुलाकात की। मुलाकात में फार्मास्यूटिकल बरामदात के फ़रोग़, रावलपिंडी एक्सपो सेंटर की जल्द तकमील और सनतों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तिजारत ने इन उमूर पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कुर्रम में हालिया बदअमनी के खात्मे के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड अमन जिरगा कामयाब हो गया है और फ्रीकैन 14 निकाती मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। कमिश्नर कोहाट मोहतसिम बाला की सरबराही में होने वाले अमन जिरगे के कई सेशंस हुए। जिरगे का इख्तिताम पुरअमन और खुशगवार माहौल में हुआ। अमन जिरगे से जिला कुरम में पायदार अमन कायम होगा। फरीकैन ने इंतहाई बारीक बीनी से मुआहदे के निकात पर मुशावरत मुकम्मल की और इस पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन गैर कानूनी भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराने के पाबंद होंगे। फरीकैन अपने अपने इलाकों से फौरी तौर पर जंगी मोर्चे भी खत्म कर देंगे। किसी भी फरीक की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो नुकसान का जिम्मेदार होगा। कुरम में गुज़श्ता कई महीनों से अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से सड़कें बंद थीं और लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये कुरम के मसले के पायदार हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने कश्ती हादसे में मुलव्विस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत की। कश्ती हादसात में मुलव्विस 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DG FIA का कहना है कि कश्ती हादसात में गफलत और लापरवाही बरतने में मुलव्विस एहलकारों की दायरे में कोई जगह नहीं है। सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बानी PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने के गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI के दौर में सियासत में इंतहा पसंदी को फरोग दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बानी PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने के गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जिन लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI को इंतशारी सियासत से परहेज करना चाहिए। वो कहते हैं कि 9 मई में हम लोग मुलव्विस नहीं हैं, तो जिन लोगों को हालिया फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं उनके तो फुटेज भी हैं, उनके क्लिप्स भी हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया बल्कि मुकम्मल तौर पर उनके सबूत हैं। तो अगर वो इनके नहीं है तो फिर इनको क्यों उस पे एतराज़ है। सिंध के ज़राअत के सूबाई वजीर ने कहा कि एग्रीकल्चर सेंसस 10 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसके तहत सिंध के तमाम 30 अजला में ज़राअत और लाइव स्टॉक शुमारी की जाएगी। इससे पहले सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और ज़राअत के सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने बाज़ाब्ता तौर पर 7वें एग्रीकल्चर कंसेंसस का इफ्तिताह किया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक जानिब बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स फ्राहम नहीं कर रही, जबकि दूसरी जानिब उन्हें अपने जमहूरी हक यानी एहतजाज करने से भी महरूम रखा जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदे अपने आईनी हुकूक के हसूल के लिए कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुतालिबात के हक में जिना पार्क पेशावर में दर न दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई। बिलाखिर सबर का पैमाना लबरेज होने पर बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर निकल आए और जिनाह पार्क से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तक मार्च शुरू किया। ताहम जब उन्होंने असम्बली के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की तो पुलिस और इंतजामिया ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता एहतजाज के दौरान उनके मुतालिबात तस्लीम किए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि बल्दियाती नुमाइंदों को कानून में दिए गए इख्तियारात और फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन सूबाई हुकूमत अपने वादों से मुनहरिफ हो गई है। 3 साल से हम लोगों को
1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया, 1 रुपये का फंड नहीं दिया हुआ है। अभी हाल ही हमने इधर अपने सूबे में एहतजाज शुरू किए तो इन लोगों ने हम पर इतना आंसू गैस इस्तेमाल किया है कि आप खुद सारे ये मीडिया वाला आ जाए सारा देख ले कि हाल शुरू है। हमारे मशरान के साथ बैठ के जो है ना वादे करते रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने में जो है ना आप लोगों को फंड्स इख्तियारात वो हम लोग आपको दे रही है, लेकिन ताहाल जो है ना ये खुद भी नाकाम है और सारे का सारा मलबा जो है ना ये मरकजी हुकूमतों पे डाल रही है। मैं भरपूर मुज़ामत करता हूँ सूबाई हुकूमत खुसूसन गडापुर हमारे जो वज़ीर आला है, हम चूँकि एक मुकामी हुकूमत के नुमाइंदे होने के नाते जब तक हमारे जो मुतालबात है अमातुल्लाह मयार साहब ने आज रखे हैं वो मुतालबात मनोआन तस्लीम और नहीं हो गए और कबूल नहीं हो गए तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हम अपने हक के लिए आए हैं, ये हम पर शेख कर रहे, हम अपने हक को यहाँ से लेकर जा के रहेंगे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज किया। एहतजाज की वजह से जीटी रोड और खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहा और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपने जायज़ और आईनी मुतालिबात के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। अदनान शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। सरहदों पर तैनात अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने खुसूसी पैगाम में कौम को नए साल की मुबारकबाद दी है। शिमाली वज़ीरिस्तान, सियाचिन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों ने उम्मीद जाहिर की है कि 2025 अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। उन्होंने वतन को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के अज़्म का इआदा किया। हमारी तरफ से पूरे मुल्क और कौम को नया साल मुबारक हो और हमने ये अहद किया है कि हम सांस के आखिरी दम तक अपनी मुल्क और कौम को हिफाजत करते रहेंगे। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं नया साल हमारे लिए रोशन और पुर उम्मीद होगा। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन के किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC की दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं नया साल हमारे लिए रोशन और पुर उम्मीद होगा। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन की किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लीपा सेक्टर कश्मीर से तमाम पाकिस्तानियों को नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूँ। नए साल के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, महफूज और मजबूत रहे। कश्मीर की बर्फ पोश चोटियों से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। हम वतन अजीज के दफा के लिए तैयार खड़े हैं। नया साल उम्मीद है अज़म और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। हम सब मिलकर अपने वतन को मजबूत, खुशहाली और महफूज बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरकर पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बेमिसाल बना देंगे। तमाम कश्मीरी भाइयों, ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीरी भाइयों को नया साल मुबारक हो। नए साल के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, मजबूत और महफूज हो। हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए पुरअज़म है, इंतहाई लगन और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मुल्क का दिफा कर रहे हैं। नए साल के लिए बहुत बहुत नए ख्वाहिशात और दुआएं ताकि मेरा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, मजबूत और महफूज हो। हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए सरशार हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी मोहब्बत करने वाली कौम की अज़ीम तवक्कुआत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं शाम से, जहां तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा से दमिश्क में मसीह बरादरी और कुर्दों के हम रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात में शाम की मौजूदा सूरत हाल, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और इसके मामलात में गैर मुल्की मुदाखलात को मुस्तरद करने की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर-ए-सदारत सऊदी वज़रा कौंसिल के इजलास में शाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया गया। फरमारवा ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती के साथ मुस्तकिल तौर पर खड़े रहने के अज़्म का भी इआदा करते हुए कहा कि गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर हैं। सऊदी काबीना ने मसले अक्सा के तक़द्दुस पर मुसलसल वहशाना हमलों की शदीद मज़म्मत और यरूशलेम की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को मजरूह करने की इसराइली पॉलिसी की मज़म्मत की गई। इजलास ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि वो काबिज़ हुकाम को फ़लस्तीन में मासूम शहरियों और इस्लामी मुक़द्दस मकामात के खिलाफ जारी संगीन इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें।
سال نو کے آغاز پر بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ غزہ میں جبالیہ قصبے کے قریب اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 17 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جبالیہ قصبے میں ایک مکان پر شیلنگ کی جس میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ بمباری میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی بتائی جا رہی ہے۔ جنگی طیاروں نے البورج پناگزین کیمپ پر بھی بمباری کی جس میں 2 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے بیت اللہیہ اور جبالیہ پناگزین کیمپ میں کئی گھروں کو مسمار کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں الجزیرہ کے نمائندے رمی ابو تیمہ کے گھر پر بھی بمباری کی جس سے اہل خانہ زخمی ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی گزشتہ 1 سال سے جاری حملوں میں 1091 شیرخوار بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہنگامی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری ٹام فلیچر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی اور محاصرے کی وجہ سے خوفناک تباہی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ میں باقی بچ جانے والوں کو امداد پہنچانا ضروری ہے، تاہم 140 بار کوشش کرنے کے باوجود اسرائیل متاثرہ علاقے تک رسائی نہیں دے رہا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ الخلیل اور بیت اللحم سمیت کئی علاقوں میں گھر گھر تلاشی کے دوران اسرائیلی فورسز نے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ نئے سال پر ترکی اور سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ روس کی جانب سے یورپ کے متعدد ممالک کو یوکرین کے راستے فراہم کی جانے والی قدرتی گیس کی سپلائی معطل کر دی گئی ہے۔ گیس کی سپلائی کی معطلی یوکرین کی جانب سے ٹرانزٹ معاہدے کی تجدید کیے جانے سے انکار پر ہوا۔ روس اور یوکرین کے درمیان یورپی ممالک کو قدرتی گیس کی سپلائی کے لیے ماضی میں 5 سالہ ٹرانزٹ معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے جس کی مدت 1 جنوری 2025 کو ختم ہو گئی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کے تازہ ڈرون حملے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 1 خاتون بھی شامل ہیں۔ ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات کا اگلا دور 13 جنوری کو جنیوا میں ہونے جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ سال نومبر میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات کا ایک دور کیا تھا۔ یہ مذاکرات امریکی انتخابات کے بعد پہلی بار ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق مذاکرات کے دوسرے دور میں ایران کے جوہری پروگرام، ایئر لائنز اور شپنگ کمپنیز پر یورپی ممالک کی پابندیوں پر بات چیت متوقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سفارتی ذرائع سے فہرستوں کا بیک وقت تبادلہ 2008 کے کونسلر رسائی کے معاہدے کے تحت ہوا۔ حکومت پاکستان نے پاکستان میں قید 266 بھارتی قیدیوں کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی۔ 266 بھارتی قیدیوں کی فہرست میں 49 سویلین قیدی اور 217 بھارتی ماہی گیر شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے 462 پاکستانی قیدیوں کی فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کی۔ 462 پاکستانی قیدیوں میں 381 سویلین قیدی اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ سزا مکمل کرنے والے تمام پاکستانی قیدیوں کو رہا کر کے وطن واپس بھیجے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حکومت سے 1965 اور 1971 کی جنگوں کے 38 لاپتہ دفاعی اہلکاروں کی کونسلر رسائی دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ کیا گیا۔ فہرستوں کا تبادلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ پاکستان کی فہرست وزارت خارجہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی گئی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندوں کو فہرست حوالے کی۔ پاکستان اور بھارت 1 جنوری 1992 سے فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے، جہاں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے 2024 میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 101 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 50 افراد کو جاری مقابلوں اور دوران حراست بہیمانہ تشدد کے ذریعے شہید کیا گیا۔ قابض فورسز نے اس عرصے کے دوران تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، طلبہ اور وکلاء سمیت 3500 افراد کو گرفتار کیا، جن میں کئی خواتین بھی شامل ہیں۔ مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی وجہ سے 67 افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج نے اس مدت کے دوران 12 رہائشی مکان بھی تباہ کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2024 میں کشمیری مسلمانوں کو بدستور مذہبی اجتماعات پر پابندی کا سامنا رہا۔ بھارتی انتظامیہ نے کشمیریوں کے گھروں، زمین اور دیگر املاک کا ضبطی کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور زرعی اراضی، مکانوں، دکانوں اور دفاتر سمیت 183 سے زیادہ جائیدادیں ضبط کیں، جبکہ گزشتہ برس 51 کشمیری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے نئے شمسی سال کی آمد پر سری نگر سے ایک پیغام میں دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کی دعا کی. انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے لیے حق و انصاف اور عزت و وقار کی دعا کرتے ہوئے بھارتی جیلوں سے تمام کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر سامنے آ گیا. عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بے نقاب کر دی. بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغان مسلح افراد کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر سرفراز اور تانبا کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے. 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی جس میں کئی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہلاکتوں میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے لیکن ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کے قتل مہم کی وجہ سے بھارت بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے. بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں ماورائے عدالت قتل کیے. دوسرے ممالک میں بھارتی دہشت گردی، مداخلت اور ٹارگٹ کلنگ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. بھارتی ریاست بہار میں BPSC امتحانات کے خلاف طلبہ کا احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر چکا ہے. طلباء نے BPSC کے مشترکہ امتحان کی منسوخی اور شفافیت کے فقدان پر حکومت سے جواب مانگا تھا. بخلاہٹ کا شکار مودی سرکار نے پرشانت کشور اور 700 نامعلوم مظاہرین پر مقدمہ درج کر لیا. نام نہاد جمہوریت کی دعویدار مودی سرکار نے طلباء کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بے دریغ استعمال کیا. پولیس کے تشدد سے مظاہروں کے دوران متعدد طلباء شدید زخمی ہوئے. پرشانت کشور نے کہا ہے کہ احتجاج طلباء کا آئینی حق ہے اور اسے دبایا نہیں جا سکتا. راشٹریہ جنتا دل، کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے مظاہرین پر پولیس تشدد کی شدید مذمت کی ہے. چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد خان سے UNFPA کی نمائندہ لطیقہ پردھان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں نوجوانوں کے ترقی کے اشاریے، یوتھ ہیلپ لائن کے قیام اور نیشنل یوتھ کونسل کی صلاحیت سازی کے پروگرامز پر بات چیت کی گئی. رانا مشہور احمد نے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا. لطیقہ پردھان نے UNFPA کی جانب سے وزیراعظم یوتھ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کرائی. اکادمی ادبیات پاکستان میں پنجابی ادبی پرچار کے اشتراک سے 5 کتابوں کی رونمائی کی تقریب ہوئی. تفصیل بتائیں گی صدف افضل. صوفی بزرگوں کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں کلیام کوچائے عشق، سفر عقیدت، من نیم، صحبت صالح اور فیضان کلیام کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ صوفیاء کرام نے معاشرے میں اسلامی روایات کو پروان چڑھایا. انہوں نے محبت اور انسانیت کا درس دیا. آج کی نوجوان نسل کو بھی تاریخ اور بزرگوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے. صوفیاء کرام کی زندگیاں روشن میناروں کی طرح ہیں اور اگر ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو صوفی ازم، روحانیت، طریقت، امن اور رواداری کا درس دینا ہے تو ان مقدس اور محترم ہستیوں کی زندگیوں، ان کی تعلیمات اور کردار کو فروغ دینا ہوگا. دوسرے مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. علاقہ پٹھوار کے ایک بزرگ ہوئے ہیں میاں فضل الدین کلیامی اور یہ 18ویں صدی کے بزرگ ہیں، تو ہم نے ان کے احوال پر ان کی پرسنل بایوگرافی ہے وہ ساری اکٹھی کر کے ہم نے تو یہ کتاب کی اور اسپیشلی ان کے کرامات کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے. بیسیکلی یہ کلیام کا جو سلسلہ ہے یہ چشتی صابری، ان کے اندر جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کے حالات اور ان کے تذکار کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. تقریب میں علم و ادب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا 9.5 پر مؤثر خواتین کے لیے بڑا اعلان. جنوری 2025 سے بے نظیر کفالت سماہی قسط کی رقم 10,500 سے بڑھا کر 13,500 روپے کر دی گئی ہے. ہمارے بینیفیشریز کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اس سال جو ہماری سماہی قسط ہے جو کہ پہلے ہم 10,500 روپے دیا کرتے تھے وہ بڑھا کر 13,500 روپے کر دی گئی ہے. اور اسی سلسلے میں ایک اور ہم جو ہے بے نظیر ہنر مند جو پروگرام ہے شروع کر لیا ہے ہم نے اور اس میں مزید
हम इसमें पेशरफ्त जारी है, जिसके ज़रिए हम अपने बेनिफिशरीज़ या उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा स्किल मुहैया करेंगे जिससे वो अपने लिए ख़ुद रोज़गार कमा सकें। नाज़रीन, महकमे मौसमियात ने तवील खुशसाली के बाद मुल्क भर में बारिशों की नवीद सुना दी है। बारिशों का सबब बनने वाली हवाएं आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 जनवरी तक वक्फे से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे की वजह से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। कौमी स्क्वाड जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गया है। पाकिस्तानी टीम ने दूसरे मैच के लिए प्रैक्टिस की। मेजबान जनूबी अफ्रीका को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। पहले टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। कौमी बल्लेबाज सलमान अली आगा ने कहा है कि वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और दूसरे टेस्ट में कामयाबी के लिए पुरएतमाद हैं। केप टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा ने कहा कि खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में भरपूर मुकाबला किया, ताहम मैच नहीं जीत सके। It was a great game we fought, and it was a game like it can go anywhere. It was touch and go. I think Rabada and Jensen played really well. So we are very confident to beat them in this game, and I think our morale is still very high because we beat them in ODIs, and it was a great game in test match, first test match, that both teams got neck to neck. So I hope it's going to be another cracker. पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड मॉर्डन ने पहली बार PSL के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान करते हुए प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। न्यूजीलैंड के एडम मलने ने भी अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है और टिम साउदी भी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। PSL का 10वां एडिशन अप्रैल में होगा। बिग बैश क्रिकेट लीग में होबार्ट हरिकेन्स ने सिडनी सिक्सर्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। होबार्ट में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए। नकिल चौधरी ने 42 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान बेन मैकडर्मट ने 34 और मिचेल ओवन ने 33 रन स्कोर किए। सिडनी की जानिब से जैक्सन बर्ड ने 4 विकेट हासिल की। जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 19.3 ओवर्स में 111 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान मोजेस हेनरिक्स 22 और जॉर्डन सिल्क 20 रन बनाकर नुमाया रहे। होबार्ट हरिकेन्स की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कल से सियालकोट और पेशावर के दरमियान कराची में खेला जाएगा। फाइनल मैच से कबल दोनों टीमों के कप्तान साजिद खान और अमाद भट्ट ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। इवेंट की फातेह टीम को 75 लाख जबकि रनर अप को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। सियालकोट और पेशावर सैफ फरीकी मरहले की 2 टॉप टीमें हैं जो फाइनल में पहुंची हैं। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त